ऑपरेटिंग सिस्टम। हम आज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम ओएस बोलते हैं, और ये एक प्रकार का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, मतलब ये कोडेड होता है। ठीक है, प्रोग्राम्स होता है। ठीक है, जो कि कंप्यूटर तथा यूज़र के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जो यूज़र्स के हेल्प के लिए बनाया गया होता है। इसको आगे और अच्छे समझते हैं, आपको अच्छा समझ आएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का समूह होता है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसका ग्रुप है, जो कि स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है, तथा यह प्रोग्राम का समूह होता है जो कि कंप्यूटर के रिसोर्स तथा ऑपरेशन को मैनेज करता है। ठीक है, ये यूज़र्स को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि ये सारे जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, तथा ऑपरेशंस को मैनेज करता है। ठीक है, आपके सिस्टम पे, आपके मोबाइल फ़ोन पे भी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही क्या है, आपके सिस्टम लैपटॉप कंप्यूटर पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, आपके जो जितने भी ऑपरेशंस है, आपने जितने भी उसमें जो भी प्रोग्राम्स रखे हैं वो सबको क्या करता है, ये मैनेज करता है। ठीक है, जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड होने वाला यह पहला प्रोग्राम होता है। इसे प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स भी कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि सबसे पहला जो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पे लोड किया जाता है, ठीक है, सबसे पहले जो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पे डाला जाता है वह कौन सा होता है, वह होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम। जितने प्रोग्राम्स हैं उसका भी ये प्रोग्राम मतलब उससे भी बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बिना आप क्या करेंगे, सिस्टम को अच्छे से चला नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहेगा। वो क्या करता है, मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है अच्छे से। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को मैनेज करता है। ठीक है, मैंने भी ये लाइन बोली, मैनेज करता है। ठीक है, और ऑर्गेनाइज करता है। मैनेज कैसे करता है वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जिसे हम CUI कहते हैं, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसे GUI बोलते हैं। ठीक है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पहला टाइप जो है वो क्या होता है। तो ये जो पहला टाइप है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ठीक है, GUI यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, CUI जो है यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमेशा कमांड को टाइप करना पड़ता है। ठीक है, जैसे DOS ऑपरेटिंग सिस्टम CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है वो CUI मतलब कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस का एक उदाहरण है। ठीक है, अब आप देखिए कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर मतलब आप समझ सकते हैं अक्षर से। ठीक है, अक्षर वर्ड है। ठीक है, अक्षर है, वर्ड्स है, ये सब क्या करने पड़ते हैं, आपको टाइप करने पड़ते हैं कमांड के लिए। इसीलिए आप उस कैरेक्टर वर्ड से ऐसा रिलेट कर सकते हैं याद रखने के लिए कि उसका डेफिनेशन क्या है, ये कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है क्या। तो जो यूज़र कैरेक्टर टाइप करके अपना कमांड टाइप करता है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र फ्रेंडली होता है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कमांड नहीं देनी पड़ती। फर्स्ट वाले में कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में क्या करना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है, लेकिन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आपको कमांड नहीं देना पड़ता। ठीक है, बल्कि जिस प्रोग्राम को ओपन करना है उसमें माउस से क्लिक करना पड़ता है। जैसे विंडोज़ एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब आपको जैसे DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या करना पड़ता है, आप पहले आप क्या करेंगे, DOS क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है। ठीक है, कमांड टाइप करना पड़ता है। लेकिन जो विंडोज़ है, विंडोज़ में क्या करना पड़ता है, माउस से आपको किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे आप, और वो ओपन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वही आपको किसी प्रोग्राम को ओपन करना है DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में, तब आप क्या करेंगे कि आप कमांड करेंगे,
तो वो सर्च होगा, उसके बाद वो प्रोग्राम आपके सामने आएगा। ठीक है, इस तरीके से दोनों में अंतर है। ठीक है, ओएस का कार्य अन्य प्रोग्राम्स तथा एप्लीकेशंस को रन कराना होता है तथा यह कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के मध्य ब्रिज की तरह कार्य करता है। बिना ओएस के एक कंप्यूटर यूजलेस होता है। बिना ओएस के आपका कंप्यूटर यूजलेस होता है, क्योंकि क्या करते हैं, सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सारे प्रोग्राम्स को मैनेज करके रखता है। ठीक है, मल्टीटास्क। ठीक है, मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय पर बहुत सारे प्रोग्राम रन हो जाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्धारित करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब रन होगा और कितने समय के लिए रन होगा। ठीक है, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम है। ये क्या है, एप्लीकेशन है, डिस्क ड्राइव है, माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है और ये मॉनिटर है। ठीक है, इन सबको क्या करता है, मैनेज करने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है। यह प्राइमरी मेमोरी की पूरी जानकारी रखता है और देखता है कि मेमोरी में कौन से भाग का यूज़ किस प्रोग्राम में किया है। जब भी कोई प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है तो उसे मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, जब भी कोई प्रोग्राम क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, क्या रिक्वेस्ट करता है, इट मीन्स कि सबसे पहले क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है, मेमोरी को मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है कि इतने हिस्से में क्या रहेगा, ये वाला प्रोग्राम रहेगा, इतने हिस्से में ये वाला प्रोग्राम रहेगा। मतलब जैसे कि आपको जैसे एक मान लीजिए 10 लोगों को बैठाना है। ठीक है, छोटा सा जगह है आपके पास, तो आप कैसे व्यवस्थित करेंगे कि इस जगह पे आप बैठ जाओ, इस जगह पे आप बैठ जाओ, ऐसे ऐसे करके आप सभी मैनेज हो जाइए। ठीक है, उसी तरीके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये मैनेज करता है कि किस हिस्से में कौन सा प्रोग्राम कितना कितना स्पेस लेगा। ठीक है, तो जब कोई प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है, क्या रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी स्पेस चाहिए। ठीक है, तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, और साथ में ये भी देखता है कि मेमोरी में कौन सा भाग किस प्रोग्राम ने कितना हिस्सा लिया और कौन सा भाग लिया है। ठीक है, अब मेमोरी मैनेजमेंट का ये एक तरीका मैंने बता दिया, ये एक एग्जांपल के साथ। अब है प्रोसेसर मैनेजमेंट। ठीक है, यह प्रोग्राम को प्रोसेसर अर्थात सीपीयू एलोकेट करता है। ठीक है, और जब किसी प्रोग्राम को सीपीयू की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उसे क्या करता है, डिसएलोकेट भी कर देता है। किसी भी प्रोग्राम को क्या करता है, सीपीयू क्या काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। ठीक है, तो प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए सीपीयू की आवश्यकता होगी। तो जब भी कोई प्रोग्राम प्रोसेस होता है तो उसको जब सीपीयू की ज़रूरत पड़ती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सीपीयू प्रोवाइड करता है। मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि क्लास में कोई मॉनिटर है, मॉनिटर छोड़ो, क्लास टीचर है। ठीक है, किस बच्चे को क्या चाहिए, किस बच्चे को अभी जैसे कि होता है, आपको मान लीजिए कि ये बच्चा इस सब्जेक्ट में वीक है, ये बच्चा इस सब्जेक्ट में वीक है, तो आप उसको मैनेज करते हैं ना कि इस बच्चे को थोड़ी सी इसकी नोट्स दिलवा दें या इसको थोड़ा सा ये सब्जेक्ट पढ़ा दें। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारी चीज़ें मैनेज करता है। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट। ओएस सभी डिवाइस की जानकारी रखता है, इसे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहते हैं। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, सभी जो डिवाइस है और कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं उन सब की क्या करता है, जानकारी रखता है और इसे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहते हैं। जितने भी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से उन सब की ये जानकारी रखता है, इसलिए इसे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहते हैं। तथा ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी निर्णय लेता है कि किस प्रोग्राम को कौन सी डिवाइस दी जाए, कब दी जाए तथा कितने समय के लिए दी जाए। अब है फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, तो यह रिसोर्सेज को एलोकेट तथा डिसएलोकेट करता है तथा यह निर्णय लेता है कि किस प्रोग्राम को रिसोर्सेज दी जाएं अर्थात एलोकेट की जाएं। फाइल मैनेजमेंट कैसे करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कि वो ये देखता है कि किसको रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ठीक है, और किसे एलोकेट करना है, मतलब उसे देना है, और किससे उसको लेना है। ठीक है, रिसोर्सेज। ठीक है, सिक्योरिटी।
अब क्या सुरक्षा देता है ये देखते हैं। ये किसी भी प्रोग्राम का या डेटा को क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। ठीक है, इसमें पासवर्ड तथा अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या कहना है कि आपका सिक्योरिटी का ख्याल रखता है कि कोई और आपका डेटा क्या करे, प्रोग्राम या डेटा को एक्सेस ना कर सके। ठीक है, उसको इसलिए क्या करते हैं, हम पासवर्ड लगा के रखते हैं कि हमारा पासवर्ड हमको ही पता हो और हम ही क्या करें, उसमें उसको एक्सेस करें। ठीक है, रिलायबिलिटी क्या होता है, यह बहुत ही रिलायबल होता है क्योंकि इसमें किसी भी वायरस तथा हानिकारक कोड्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एरर्स को या फिर बोले तो जो भी वायरस होते हैं उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉस्ट इसके फीचर्स के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे कि विंडोज़ की कॉस्ट $100 के आसपास होती है, जबकि डॉस तथा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है। ठीक है, एजेस ऑफ यूज़, इसे आसानी से यूज़ किया जा सकता है। इसमें GUI इंटरफेस भी होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं एडवांटेज क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इसे आसानी से यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और नए यूज़र्स इसके द्वारा कंप्यूटर को आसानी से चला सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र्स को हेल्प करता है आपको सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए। ठीक है, इसके द्वारा हम नए डेटा को बहुत सारे यूज़र्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके द्वारा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आसानी से अपडेट किया जा सकता है क्योंकि क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर को हम अपडेट करते हैं। ठीक है, यह सुरक्षित अर्थात सिक्योर होता है। जैसे विंडोज़ में विंडो डिफेंडर होता है जो कि किसी भी प्रकार की हानिकारक फाइल्स को डिटेक्ट कर लेता है और उन्हें रिमूव कर देता है, वो खुद ही कर लेता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसके द्वारा हम कोई भी गेम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और हम उन्हें चला सकते हैं। ठीक है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स, ठीक है, और ओपन सोर्स होते हैं, इन्हें हम फ्री में अपने कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। अब कुछ डिसएडवांटेज भी है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के, चलिए जानते हैं वो क्या है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री होते हैं परंतु कुछ महंगे होते हैं। जैसे विंडोज़ की कीमत लगभग 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की होती है। लिनक्स को चलाना थोड़ा मुश्किल होता है विंडोज़ की तुलना में। ये कभी कभी किसी हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं करते। मैक OS में वायरस का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम, बैच, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र, सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग। अब देखते हैं ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि दिए गए समय में टास्क को पूरा करता है। यह बहुत ही तेज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें कि समय बहुत कम होता है। यह रियल टाइम एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है और इनका प्रयोग इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक कार्य के लिए होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या समझ आ रहा है कि क्या होता है, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है कि जो दिया गया टाइम है, ठीक है, उसमें क्या करता है, अपने कार्य को पूरा करता है जल्दी से जल्दी। ठीक है, इसमें काम बहुत तेज़ी से होता है और ये सबसे तेज़ या बहुत तेज़ बोल सकते हैं, बहुत तेज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें आपको कोई भी काम को करने में क्या होता है, बहुत कम समय लगता है। काम बोलने का मतलब आप ये समझ सकते हैं, आपको कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो ये झट से ओपन हो जाएगा, इसमें बहुत टाइम टेकन नहीं रहता है। ठीक है, अब ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है, एक हार्ड रियल टाइम और एक सॉफ्ट रियल टाइम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटी देता है कि दिए गए समय में टास्क को पूरा कर दिया जाएगा। यह बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। जो हार्ड रियल टाइम होता है वो क्या करता है, गारंटी देता है कि आपने जितना टाइम दिया उतने में हम अपना काम पूरा करेंगे, और ये क्या होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। और दूसरा जो है सॉफ्ट रियल टाइम या ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूरी कोशिश करता है कि दिए गए टास्क को समय पर पूरा किया जाए। जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क है उन्हें पहले पूरा कर दिया जाता है, और परंतु इसमें टास्क के समय पर पूरा होने की गारंटी नहीं होती, या थोड़ा कम स्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ये तो डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, अब आपको इसको अपने लैंग्वेज में समझते हैं। अब जो हार्ड रियल टाइम है वो क्या करता है कि आपको गारंटी देगा कि आपने मुझे ये काम बोला है, मैं इतने समय में आपको ये करके दूंगा। ठीक है, लेकिन जो सॉफ्ट रियल टाइम होता है वो क्या करता है कि वो बोलता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपके दिए गए टाइम में मैं अपना काम पूरा करूँ। अब वो कर पाएगा या नहीं इसकी गारंटी वो नहीं देगा। ठीक है, और जो आपका हार्ड रियल टाइम है वो क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है कि करना है ये काम इतने टाइम में, मतलब करना ही करना है। ठीक है, वो गारंटी तो आपको दे ही रहेगा लेकिन वो स्ट्रिक्ट भी होता है। और जो सॉफ्ट रियल टाइम में वो आपको गारंटी नहीं देगा और ना ही वो स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट बहुत कम होता है। ठीक है, अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करते हैं, यूज़र के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, यूज़र के साथ सीधे इंटरेक्ट नहीं करते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में समान प्रकार के जॉब्स का एक बैच बना दिया जाता है, और उस बैच को पंच कार्ड जो क्या करता है, डिजिटल डेटा को स्टोर करता है, उस पंच कार्ड में स्टोर कर दिया जाता है, और उस पंच कार्ड को एक ऑपरेटर को दे दिया जाता है। ठीक है, और वह ऑपरेटर पंच कार्ड को कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए देता है, और कंप्यूटर तब उस कार्ड में से क्रमबद्ध तरीके से जॉब्स को पूरा करता है। अब इसको समझते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि जो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि जितने भी एक प्रकार के काम होते हैं, ठीक है, उसकी वो लिस्ट बनाता है और उसको क्या करता है, एक बैच बना देता है। ठीक है, उसका एक बैच बना देता है और उस बैच को क्या करता है, पंच कार्ड को दे देता है। पंच कार्ड का क्या काम होता है, डेटा को स्टोर करना। मतलब कि वो एक बैच बनाया और उसको पंच कार्ड में क्या किया, स्टोर कर दिया। अब क्या होता है कि उस पंच कार्ड को ऑपरेटर को दे दिया जाता है। ठीक है, और वह ऑपरेटर पंच कार्ड को क्या करता है, कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए देता है। ठीक है, ऑपरेटर मतलब कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, समझिए। ठीक है, वो क्या करता है कि कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए देता है उस पंच कार्ड को, और फिर क्या करता है कि कंप्यूटर जितने भी मतलब उसमें बैच बने हैं उसके अंदर जितने भी आपके जॉब्स के लिस्ट बने हुए हैं कि ये काम है, ये काम है, ये काम है, ठीक है, उसको क्या करता है, क्रमबद्ध तरीके जिस नंबर पे आपने पहला वाला काम रखा है उस नंबर पे, मतलब किसी काम को आपने पहले नंबर पे रखा है, किसी को दूसरे नंबर पे, किसी को 10वें नंबर पे, तो जिस नंबर पे आपने जिस काम को रखा है उस नंबर पे उस काम को वो करता है। सबसे पहले पे जो काम लिखा हुआ मिलेगा उसको, सबसे पहले वो उस काम को करेगा। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपने जॉब है, ये आपका जॉब्स है, ठीक है, और ये क्या हो गया, आपका बैच है, जॉब का जो बैच बनाया गया है। ठीक है, और ये भी कंप्यूटर है, और ये जो है ऑपरेटर है, ये कंप्यूटर है, ये ऑपरेटर है। तो ये देखिए, ये यूज़र क्या करेगा, सारे जॉब्स का क्या करेगा, बैच बनाएगा, फिर क्या करेगा, उस बैच को ऑपरेटर को देगा, और ऑपरेटर क्या करेगा कि उस बैच को कंप्यूटर को दे देगा। फिर कंप्यूटर क्या करेगा, जिस बैच में जिस भी नंबर पे, ठीक है, जिस भी नंबर पे जो आपका जॉब होगा उसको उस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से क्या करेगा, पूरा करता जाएगा। पहले नंबर पे जो है उसको पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके वो क्या करेगा, अपना जॉब पूरा करता जाएगा। ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि यह यूज़र्स के साथ सीधे इंटरेक्ट नहीं कर सकता था, जिससे अगर किसी जॉब में कोई गड़बड़ी हो गई तो सभी जॉब्स इससे प्रभावित होते थे और अन्य जॉब्स को तब तक वेट करना पड़ता था जब तक कि गड़बड़ी सही नहीं हो जाती थी, क्योंकि ये क्रमबद्ध तरीके से करता था। ठीक है, तो क्या होता था
कि जब तक उसका जब पहला वाला वो काम कर रहा है, ठीक है, अगर वही सॉल्व नहीं हुआ तो क्या करता था, वो आगे ही नहीं बढ़ता था, उसी पे अटक जाता था, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होता था कि एक प्रॉब्लम था इसका, ठीक है, और यूज़र से इंटरेक्ट करता नहीं है डायरेक्ट, तो इसलिए यूज़र्स को बता ही नहीं पाता था कि इसमें ये प्रॉब्लम है करके, ठीक है। तो जब तक आपका यूज़र को पता ना चले तब तक वो वेट ही कर रहा है, आपका जॉब पूरा हो ही नहीं रहा है, ऐसा। दूसरी परेशानी यह थी कि एक बैच में सभी समान प्रकार के जॉब होने चाहिए और इसमें बैच बनाने में अधिक समय लग जाता था। अब सारे जॉब्स में से आपको सेम टाइप का जॉब ढूंढने में टाइम लगता था, ये इसकी दूसरी परेशानी थी। अब है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसको बोलेंगे डॉस। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वे होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं और उसे बहुत सारे लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वे होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं और इसे बहुत सारे लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूट। अब ये नाम देखिए डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, इससे आपको पता चलना चाहिए कि इसमें काम क्या होता है। लोकेशंस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसको, डेटा को स्टोर करते हैं, फिर उसको बहुत सारे लोकेशंस पर बांट देते हैं, समझो, ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है और इन प्रोसेसर के मध्य डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे क्या करते हैं, प्रोसेसर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इन प्रोसेसर्स को, वैसे मान लीजिए मेरे पास मतलब इतना नॉर्मल मैं एग्जांपल लूँगी जिससे आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। जैसे मान लो मेरे पास 5 सेब हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 5 बच्चों को बैठाती हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगी, उनके बीच पाँचों सेब को एक एक बांट दूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने जो 5 सेब है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वैसे ही जो मैंने प्रोसेसर रखे हैं उनके बीच क्या करूँगी, डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। मतलब जो हमारे पास जॉब्स हैं, जो हमें काम करना है, उसको क्या करेंगे, हम प्रोसेसर्स को बांट देंगे कि इतना आप कर लो, इतना आप कर लो, इतना आप कर लो, ठीक है। यह सेंट्रल प्रोसेसर कोई कंप्यूटर साइट मोड या फिर कोई अन्य डिवाइस की हो सकता है। ये सभी प्रोसेसर आपस में कम्युनिकेशन लाइंस के द्वारा आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल प्रोसेसर होते हैं, वो क्या होते हैं, कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, साइट हो सकता है, कोई भी मोड हो सकता है, या फिर किसी अन्य डिवाइस, नोड हो सकता है, या फिर क्या होता है, किसी अन्य डिवाइस, कोई भी अन्य डिवाइस हो सकता है, ठीक है। ये सभी प्रोग्राम्स आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, किसके द्वारा, कम्युनिकेशन लाइंस के द्वारा आपस में क्या करते हैं, कनेक्टेड रहते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट भी देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फ़ायदा यह होता है कि अगर यूज़र एक कंप्यूटर पर है तो वह अन्य किसी दूसरे कंप्यूटर का डेटा क्या करता है, डेटा या रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। जैसे कि क्या हो गया है कि मैंने क्या कर दिया है, अपना जो डेटा है वो दूसरे डिवाइस पर या दूसरे सिस्टम पर क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो क्या कर सकती हूँ मैं, दोनों कंप्यूटर्स पे, दोनों सिस्टम पे क्या कर सकती हूँ, अपने डेटा को एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। इससे डेटा का आदान प्रदान आसान हो जाता है। इसको ईमेल के द्वारा भी किया जा सकता है, जिससे डेटा क्या होता है, आदान प्रदान की गति बढ़ती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अगर एक साइट या कंप्यूटर बंद पड़ जाता है, ठीक है, किसी कारण से आपका जो डिवाइस, आप जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, अगर वो बंद पड़ जाता है तो क्या कर सकते हैं, आपने जिसमें अगले सिस्टम में जिसमें आपने क्या किया है, डेटा डिस्ट्रीब्यूट किया है, आप उसमें से भी अपना काम कर सकते हैं, ठीक है, काम को एक्सेस कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इससे डेटा प्रोसेसिंग का कार्य आसान हो जाता है। अब पढ़ेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो क्या करता है, लैन का यूज़ करता है। अब ये लैन क्या है, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसका यूज़ करके क्या करता है, वो लैन से क्या होता है कि मान लीजिए क्या है, ये एक कंप्यूटर है, ठीक है। इस तरीके से कुछ आपस में कंप्यूटर जो होते हैं लैन की मदद से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लैन की मदद से कनेक्टेड होते हैं और क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अपना डेटाबेस शेयर करते हैं, अपना जो एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, प्रोग्राम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। अब इसको अच्छे से देख लेते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सर्वर पर रन करता है, ठीक है। नेटवर्क चाहिए उसको रन करने के लिए, सर्वर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, जिस भी भाषा में बोलिए, ठीक है।
इस ओएस में ऐसे फंक्शंस होते हैं जिससे कि कंप्यूटर वर्क स्टेशन या अन्य डिवाइस को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया, ये आपस में इनको लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा जोड़ दिया गया। इस ओएस का मुख्य उद्देश्य लैन में बहुत सारे कंप्यूटर्स के मध्य फाइल शेयर करना। क्या इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, जो लैन है इसमें यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि इसमें क्या कर सकें, फाइल्स को शेयर कर सके। ठीक है, यहाँ पे एक लैन बना दिया, इससे इन सबको कनेक्ट कर दिया। और ये क्यों किया, ताकि क्या हो सके कि ये आपस में कनेक्ट होकर अपने फाइल्स को शेयर कर सके। ठीक है, प्रिंटर को भी शेयर करता है और सिक्योरिटी उपलब्ध करना आदि इसमें काम होता है। ठीक है, इसका उदाहरण है विंडोज़ एनटी, विंडोज़ सर्वर 2003, विंडोज़ सर्वर। ठीक है, इस प्रकार से इसके उदाहरण हैं। देखिए मशीन ए बी सी, ठीक है, ये सारे क्या हुए हैं, लैन की मदद से आपस में जुड़े हुए हैं। यह नेटवर्क है, लैन है। ठीक है, इसकी वजह से मदद से ये आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अपना डेटा शेयर करेंगे। ठीक है, मल्टी यूज़र्स एंड सिंगल यूज़र्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिससे एक समय में केवल एक यूज़र ही कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। और मल्टी यूज़र क्या होगा, मतलब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे यूज़र्स जो है कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं एक समय में। ठीक है, एक ही समय में बहुत सारे यूज़र्स कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग क्या होता है, सेम ऐसे ही होगा जैसे कि सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें कि एक समय में केवल एक ही टास्क किया जा सकता है। ठीक है, ये यूज़र है इसलिए एक यूज़र मतलब बहुत सारे यूज़र्स ऐसा बात होगा। और ये टास्क है इसलिए क्या होगा, एक टास्क कर सकते हैं या फिर मल्टीटास्क कर सकते हैं। ठीक है, प्लाम ओएस इसका उदाहरण है कि इसमें क्या होगा, सिंगल टास्किंग होगा। और मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ और एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इसके उदाहरण है कि एक टाइम पे क्या होगा कि आप बहुत सारे टास्क कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ओके, अब जैसे विंडोज़ में हम एक ही समय में गाने भी सुन सकते हैं, नोटपैड में कुछ लिख भी सकते हैं और इंटरनेट से गाने को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सभी कार्य हम एक ही टाइम पर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा मल्टीटास्किंग हो गया। ठीक है।